हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने नाइट्रोजन फैमिली में कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। आज हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए वहीं से आगे बात करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। हमारा टॉपिक कौन सा था बेटा? नाइट्रोजन फैमिली चला था, एन फैमिली, और उसमें जो हमने कुछ प्रॉपर्टीज की भी स्टडी की थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, चलो अब देखते हैं ये जो नाइट्रोजन फैमिली होती है उनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। देखो आपको एक चीज तो पता है बेटा, एक चीज तो आपके दिमाग में कंफर्म होगी, ये जो नाइट्रोजन होता है N2 यानी कि नाइट्रोजन एटम एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक गैसियस फॉर्म। ये जो आपका नाइट्रोजन होता है वो डाई एटॉमिक गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये बात कंफर्म बेटा। लेकिन बट जो फास्फोरस होता है, समझना आप, दोनों का मतलब समझना, एक्चुअल में इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। जो एक्चुअल में फास्फोरस होता है, फास्फोरस एटम एग्जिस्ट इन टेट्रा एटॉमिक फॉर्म। किसमें एग्जिस्ट करता है बेटा? टेट्रा एटॉमिक सॉलिड फॉर्म। यह टेट्रा एटॉमिक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बात बिल्कुल क्लियर आ रही है बेटा आपको? नाइट्रोजन होता है बेटा वो डाई एटॉमिक गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी कि जो N2 नाइट्रोजन किस में एग्जिस्ट करता है बेटा? N2 गैस में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N बनाएगा बेटा। अगर वो नाइट्रोजन N2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसमें से वन बॉन्ड क्या होगा बेटा? वन बॉन्ड इज सिग्मा। इसमें से एक बॉन्ड सिग्मा होगा, टू बॉन्ड कौन से होंगे बेटा? पाई होते हैं। आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी अदर दो बॉन्ड क्या होते हैं? आपके पाई होते हैं। आओ अब हम देखते हैं बेटा फास्फोरस की तरफ। फास्फोरस क्या होता है? टेट्रा एटॉमिक सॉलिड होता है। क्या होता है? टेट्रा एटॉमिक सॉलिड। यानी कि फास्फोरस डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक और डिफरेंस की बात करें, जबकि नाइट्रोजन गैसियस होता है और फास्फोरस क्या होता है? सॉलिड होता है। जबकि ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है बेटा, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आता है। ऐसा क्या हो गया इनमें, इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया? यानी कि ऐसे इनकी प्रॉपर्टीज में क्या इफेक्ट पड़ गया? नाइट्रोजन तो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फास्फोरस टेट्राटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और ये जो नाइट्रोजन है वो गैस है और फास्फोरस क्या है आपका? सॉलिड। अब हम इनके रीजन के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं जो फास्फोरस होता है एग्जिस्ट इन दिस P4 फॉर्म। किसमें एग्जिस्ट करता है बेटा? P4 फॉर्म में। और ये अपने 5-4 जो फास्फोरस होंगे, each and every phosphorus form a single bond with itself। ये क्या करते हैं बेटा? एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। P4 की ज्योमेट्री ये होती है, एक्चुअल में N2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा, एक्चुअल में P4 की ज्योमेट्री कैसे होगी? इस तरह से होगी। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम समझते हैं बेटा। तो नाइट्रोजन का जो बिहेवियर डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट, उसका एक ही रीजन होता है बेटा, नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ये जो नाइट्रोजन का नेचर होता है वो ग्रुप में प्रेजेंट बाकी अदर एलिमेंट से डिफरेंट होता है। उसका पहला रीजन क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन हैविंग स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम पहले बात करें, ये जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉलर साइज, having smaller size and high electronegativity। जो नाइट्रोजन होता है वो क्या रखता है भाई? स्मॉलर साइज रखता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। अगर इसकी स्मॉलर साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इस ट्रिपल बॉन्ड का क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। लेकिन जो फास्फोरस होता है वो ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं बनाता उसकी भी हम बात करेंगे। पहला कंडीशन, पहला दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है बेटा, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन डाइएटॉमिक फॉर्म बट फास्फोरस एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। चलो मैं यहाँ दोनों क्वेश्चंस को लिख देता हूँ बेटा। अगर क्वेश्चन किस तरह से आएगा, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन diatomic form but phosphorus
exist in टेट्राएटॉमिक फॉर्म। पहली कंडीशन ये आ सकता है, या फिर आपका ये आ सकता है नाइट्रोजन इज अ गैस बट फॉस्फोरस इज सॉलिड। वाई? नाइट्रोजन गैस है, फॉस्फोरस सॉलिड है, उसका रीजन क्या है बेटा, वो आपसे पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अब हम समझते हैं भाई नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। और आपको पता है ये ट्रिपल बॉन्ड किससे बनता है भाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा दूसरा पाई होगा। अगर नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो सबसे पहले वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद वो पाई बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है इसलिए वो इजीली पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। एक बार दोबारा समझ लो बेटा, नाइट्रोजन का साइज छोटा होगा इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल पास पास आएंगे, पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, उसके बाद दो क्या बनेंगे बेटा, पाई बॉन्ड बनेंगे। इसलिए नाइट्रोजन का साइज छोटा होगा तो वो इजीली पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, यानी कि नाइट्रोजन कैपेबल टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। ये जो नाइट्रोजन होता है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड आसानी से फॉर्म कर सकता है। आप देखो इस तरह समझ सकते हो, जो नाइट्रोजन है ये तो देखो एक बार मैं इधर रिप्रेजेंट कर देता हूं, एक बार ज्योमेट्री अच्छी तरह से बेटा। सपोज ये नाइट्रोजन बेटा देखो ये है, ये तीनों ऑर्बिटल है बेटा, ठीक है। ये दो नाइट्रोजन के ये अदर नाइट्रोजन है जिसमें तीनों ऑर्बिटल है, दैट इज पी एक्स, पी वाई, दैट इज पी जेड। हम इसमें बात करें दैट इज पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब देखो सबसे पहले देखो इन तीनों में क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने क्लास 11th में पढ़ी है बेटा, एक बार समझ लो। इनमें क्या है, तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये दोनों तो आपस में क्या करेंगे बेटा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन आसानी से कर लेंगे। ये दोनों तो आपस में क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। और इनका साइज छोटे होने की वजह से ये क्या बनाएंगे बेटा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी ये आसानी से कर सकते हैं। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसलिए ये पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं आसानी से। बात समझ में आ रही है? साइज छोटा होता है जिसकी वजह से वो सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं बेटा नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेटर ओवरलैपिंग होती है। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, आसानी से ओवरलैपिंग हो जाती है, यानी कि ये इजीली कैपेबल टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। नाइट्रोजन हैविंग स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू विच it is capable to form p पाई मल्टीपल बॉन्ड। इसका p ऑर्बिटल है, इसका भी p ऑर्बिटल है, ये आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो बेटा इसको क्या कहते हैं, p पाई मल्टीपल बॉन्ड। इट इज कैपेबल टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, जिसकी वजह से ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ड्यू टू विच नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन अ डाई एटॉमिक फॉर्म। बात समझ में आ रही बेटा? अब हम बात करें फास्फोरस की। ये देखो फास्फोरस है आपका, फास्फोरस हैविंग लार्जर साइज एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। फर्स्ट कंडीशन, ये फास्फोरस है लार्जर साइज and low electronegativity as compared to नाइट्रोजन। फर्स्ट कंडीशन। अब बताओ अगर इसका साइज बड़ा है, ये देखो सिग्मा बॉन्ड तो आसानी से बना सकते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड ये आसानी से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? देखो फास्फोरस बहुत दूर दूर है, अगर ये पाई बॉन्ड बना भी लेंगे तो बहुत पुअर ओवरलैपिंग होगी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही बेटा? चूंकि साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के कंपेरिजन में कम है, तो जैसे देखो जितना बड़ा साइज होगा, अब अगर वो पाई बॉन्ड बनाना चाह भी रहा है तो देखो सपोज दैट मैं इस तरह से बताता हूँ। देखो ये तो है आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये क्या है, थंब मान लो आप पाई बॉन्ड। थंब पाई बॉन्ड मानोगे तो क्या पाई बॉन्ड ओवरलैप कर पाएगा बेटा?
ओवरलैप कर ही नहीं पाएगा, वो एक दूसरे से दूर हो जाएगा। अगर ओवरलैपिंग किसी तरह से उसने कर ली जुगाड़ लगा के, तो वो क्या होगी, बहुत पुअर ओवरलैपिंग होगी, जिससे बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड क्या बनेगा, बहुत वीक बनेगा, जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फर्स्ट कंडीशन बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो फास्फोरस का साइज बड़ा है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसकी वजह से वो डज नॉट कैपेबल टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, जिसकी वजह से इट इज ड्यू टू विच phosphorus does not capable to form जिसकी वजह से फॉस्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, डज नॉट कैपेबल टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, जिसकी वजह से फॉस्फोरस पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। जिसका अगर वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो फॉस्फोरस क्या करता है, सभी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट, यानी कि सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से वो टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में करता है। सो फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन टेट्रा एटॉमिक फॉर्म, जिसकी वजह से फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और यहां पर हम लिख सकते हैं सो नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन N2 फॉर्म। पहली चीज आपको क्लियर होगी बेटा, ये जो नाइट्रोजन होता है वो डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये चीज तो क्लियर है। अब हम दूसरी चीज की बात करें बेटा, अब दूसरी चीज आती है, ये जो नाइट्रोजन होता है वो तो गैस है, लेकिन फॉस्फोरस सॉलिड है, उसका क्या रीजन है उसको देखते हैं। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई बेटा। अब आपको पता है बेटा, देखो अगर हम बात करें N2, N ट्रिपल बॉन्ड N, देखो इस तरह से N2 के कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा। अब हम बात कर रहे हैं P4, यहां पर हम बात कर रहे हैं बेटा P4, और किसकी बात कर रहे हैं बेटा, N2 की। ये तो P4 का एक मॉलिक्यूल, P4 का दूसरा मॉलिक्यूल बेटा ये रहा। बात समझ में आ रही है? अब केमिकल यानी कि उसकी फिजिकल स्टेट किस पर डिपेंड करेगी, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। वो डिपेंड किस पर करेगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। आप जानते हो, देखो आपको पता है बेटा, मॉलिक्यूल्स के बीच में टू टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वन डे वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरा काम करता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कैपेबल है ही नहीं बेटा, किसी के पास हाइड्रोजन ही नहीं है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज वन डे वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बीच में भी वन डे वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बात समझना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वन डे वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे ही फॉस्फोरस के जो एटम्स होंगे उनके बीच में भी कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा, वन डे वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों के बीच में वन डे वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन डिफरेंस किसका है, किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है बेटा। आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट, यानी कि जितना ज्यादा एटॉमिक वेट होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आपको पता है N2 का एटॉमिक वेट इज 28, फॉस्फोरस का हो जाएगा बेटा हमारा 124, फॉस्फोरस का कितना हो जाएगा बेटा हमारा 124। तो किसका एटॉमिक वेट ज्यादा है बेटा, इसका एटॉमिक वेट ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं फॉस्फोरस के मिड में स्ट्रॉन्ग वन डे वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जबकि N2 के बीच में हमारा वीक वन डे वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। बात क्लियर है बेटा, यानी कि एटॉमिक वेट जितना कम होगा वन डे वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। एटॉमिक वेट फॉस्फोरस का ज्यादा है तो यहाँ स्ट्रॉन्ग वन डे वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उसकी एग्जिस्टेंस सॉलिड की तरफ होगी। इसलिए नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म बट फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। बात समझ में आ गई बेटा, क्योंकि यहाँ पर वीक वन डे वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग वन डे वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और अगर ये स्ट्रॉन्ग वन डे वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है तो दिस फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। उसकी एग्जिस्टेंस किसकी हो रही है बेटा, सॉलिड फॉर्म में आने की, और लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस किसमें हो रही है बेटा, गैसियस फॉर्म में आने की। दिस एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। आई होप आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी बेटा। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में इसको आसानी से लिख सकते हो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा,
अब हम बात करेंगे एक्चुअल में इनकी कोवेलेंसी की। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट कोवेलेंसी से आ जाते हैं। एक्चुअल में हम नेक्स्ट इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं एक्चुअल में कोवेलेंसी का क्या होता है। ठीक है, इसको रफ करते हैं। अब हम बात करेंगे कोवेलेंसी। केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट देखते हैं बेटा कोवेलेंसी क्या मतलब क्या है। कोवेलेंसी का एक्चुअली मतलब क्या होता है भाई? कोवेलेंसी क्या होती है भाई? तो कोवेलेंसी का मतलब होता है कोई सिंगल एटम मॉलिक्यूल से प्रेजेंट एटम जितने नंबर ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, नंबर ऑफ कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अ एटम इन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एक एटम जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, उसी नंबर को क्या कहते हैं? हम कोवेलेंसी कहते हैं। एक चीज याद रखना, कोवेलेंसी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी काउंट होते हैं। कौन से बॉन्ड काउंट होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे क्या करते हैं? बस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को काउंट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को छोड़ देते हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी बेटा। कोवेलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट, number of covalent and coordinate bond formed by a atom in molecule। एक मॉलिक्यूल्स में एक एटम जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वही क्या होती है? उसकी कोवेलेंसी होती है। और वो बॉन्ड कौन से होने चाहिए बेटा? कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कोवेलेंसी में काउंट नहीं होते हैं। बात क्लियर है बेटा? अब हम बात करते हैं एक्चुअल में कोवेलेंसी का, समझ लेते हैं। अगर मैं बात करने लगूं N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या होगी? N2 आती है दिमाग में आपके आएगा N ट्रिपल बॉन्ड N। क्या है बेटा? N ट्रिपल बॉन्ड N। जैसे आपने N ट्रिपल बॉन्ड N लिखा तो आपको दिख गया बेटा नाइट्रोजन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। सो इसकी कोवेलेंसी क्या होनी चाहिए भाई? कोवेलेंसी इसकी होगी बेटा 3। अब हम बात करें O2 की, O डबल बॉन्ड O। O2 का मतलब O डबल बॉन्ड O। आपको पता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। तो इसकी कोवेलेंसी क्या होगी भाई? क्या बन रहा है भाई? 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। तो इसकी कोवेलेंसी क्या होने वाली बेटा? 2 ही इसकी कोवेलेंसी होगी। यानी कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड का कोई कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, वही क्या होती है? उसकी कोवेलेंसी होती है। फर्स्ट कंडीशन। अब देखो जो मेन पॉइंट है इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। आप बताओ भाई नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है? आपके दिमाग में आएगा बेटा 3 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। आपके दिमाग में क्या आएगा भाई? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है? 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। जबकि जो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है बेटा वो क्या होती है? 4 होती है। आपके दिमाग में आ रहा होगा नाइट्रोजन जहां से आया 3 बॉन्ड बना सकता है, ये चौथा बॉन्ड कहां से आ गया? आपको पता है बेटा नाइट्रोजन के पास क्या होता है? एक लॉन पेयर होता है। अगर वो लॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले तो उसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? 4 हो जाएगी। तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या होती है बेटा? 4 होती है। चलो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी की बात कर रहा हूं, एक्चुअल कोवेलेंसी में जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कोवेलेंसी क्या होती है बेटा? 4 होती है। वो समझते हैं बेटा, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम बात करें N2O5 में देख लेते हैं नाइट्रोजन की कोवेलेंसी होगी। देखो N2O5 का मतलब हो गया N, आप क्या करोगे बेटा? एक ऑक्सीजन, चलो कोई नहीं, N एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, दूसरा एक नाइट्रोजन, NON बना दिया। 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ यहां आ गए बेटा। बात बिल्कुल क्लियर है। अब इसके पास देखो इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए बेटा? कितने बॉन्ड बना लिए? 3 बॉन्ड बना लिए। इस नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिए। क्या इससे ज्यादा नाइट्रोजन बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन ये कौन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन कौन सा बॉन्ड बना सकता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो ये इस ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये बात क्लियर है सभी को भी?
इसलिए इसके आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या दिए बेटा, शेयरिंग में दिए हैं, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिए, तो इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4। जहां तक बात क्लियर है बेटा। अब आप देखो यहाँ पर नाइट्रोजन एक्चुअल में कितने बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंसी देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर याद रखो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 होती है। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करें फास्फोरस की कोवेलेंसी की, तो फास्फोरस की कोवेलेंसी कितनी होती है बेटा, PCl5। फास्फोरस मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा, 5 ही तो बॉन्ड बना सकता है, तो कोवेलेंसी ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस इज 5, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस इज 5। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा फास्फोरस तो 5 बॉन्ड बना रख सकता है, लेकिन नाइट्रोजन क्यों नहीं बना सकता भाई, क्योंकि फास्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है और ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं बेटा, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस क्या होती है आपकी, 5 होती है। यहाँ तक ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आओ हम अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की। देखो आपको पता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 2 टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा बेटा, 2 टाइप का। एक होगा नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरा होगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। एक होगा आपका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरा होगा आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। एक है आपका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा है आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। देखो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब है, देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, कितने होते हैं भाई, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो हमारी नाइट्रोजन फैमिली है उन सभी के आउटर मोस्ट शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं तो नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं अगर उनको कन्फिग्यूरेशन अचीव करना है तो उनको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, ओनली 3। अगर वह नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे तो कितना करेंगे बेटा, -3 ही करेंगे, क्योंकि उनको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकते हैं बेटा, ओनली 3। सॉरी, वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो यहाँ जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर की बात होगी वो -3 ऑक्सीडेशन नंबर की बात होगी। बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी बेटा। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में हम बात करेंगे +3 ऑक्सीडेशन नंबर की और +5 ऑक्सीडेशन नंबर की। किसकी बात करेंगे बेटा, +3 और +5 ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे। आओ अब समझते हैं, जैसे जैसे अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं अलोंग अ ग्रुप, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर का क्या ट्रेंड होता है और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर का क्या ट्रेंड होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करते हैं बेटा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। बात समझ आ रही बेटा। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो आपको समझना है बेटा -3 ऑक्सीडेशन नंबर की टेंडेंसी, -3 ऑक्सीडेशन नंबर टेंडेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, सही से बताओ बेटा, दिमाग लगा के बताओ। -3 ऑक्सीडेशन नंबर की टेंडेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। -3 ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। अब आप जानते हो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। और यहाँ बात हो रही है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी की। -3 का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। तो आप सिंपल कह सकते हो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ती है, ना कि इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। तो -3 ऑक्सीडेशन नंबर की टेंडेंसी क्या होगी बेटा, घटेगी, क्योंकि क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ती है, ना कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। फर्स्ट कंडीशन। अब हम बात करेंगे बेटा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर की। तो चीज याद रखो बेटा, मैं बता देता हूं, मैं आपको पहले इनर्ट पेयर फैक्ट में भी बताया था। नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है पॉजिटिव, फास्फोरस +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, आर्सेनिक
+5, सॉरी मेरा दिमाग खराब है बेटा, +5। फॉस्फोरस का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर +5, नाइट्रोजन का भी +5 होता है, आर्सेनिक +5 और +3 दोनों शो करता है बेटा, लेकिन +5 ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हम एंटीमनी की बात करें, ये +5 और +3 दोनों शो करेगा, लेकिन +5 ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम बिस्मुथ की बात करें तो ये +5 और +3 दोनों शो करता है, लेकिन +3 ज्यादा स्टेबल होता है। उसका रीजन क्या होता है बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है? NS के इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से 2 ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीजमेंट आ जाता है। ये तो बात आपको क्लियर है। तो अब ये चीज तो मैं आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट में बता चुका हूं। अब आपको बताना है इनर्ट पेयर इफेक्ट में मैंने एक और चीज बताई थी बेटा, हायर ऑक्सीडेशन नंबर टेंडेंसी। हायर ऑक्सीडेशन नंबर टेंडेंसी जो होगी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रही है? डिक्रीज होती है। अब आप देख रहे हो +5 की, तो यहाँ ज्यादा स्टेबल है, यहाँ थोड़ी थोड़ी स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, और लास्ट में तो बिल्कुल ही स्टेबिलिटी कम है। बिस्मुथ की तो +3 स्टेबिलिटी ज्यादा एग्जिस्ट करती है भाई। तो टॉप टू बॉटम जाने पर हायर ऑक्सीडेशन नंबर की टेंडेंसी क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है, ये याद रखना है। और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर की टेंडेंसी क्या होती है? बढ़ती है। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। यहाँ आप देख सकते हो बेटा, जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, +3 ऑक्सीडेशन नंबर की टेंडेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो ये आपको याद रखना है। ये चीज कहां से निकली थी बेटा? हमारी इनर्ट पेयर इफेक्ट से ये चीज निकल के आई थी, IPE, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर हम बात करें +5 ऑक्सीडेशन नंबर टेंडेंसी, किसकी बात करें बेटा? +5 ऑक्सीडेशन नंबर टेंडेंसी। तो आप बता सकते हो +5 ऑक्सीडेशन नंबर टेंडेंसी का मतलब क्या है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर टेंडेंसी है, और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर टेंडेंसी क्या है यहाँ पर? +3, जो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रही है? आपकी डिक्रीज हो रही है। इसका रीजन क्या होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे से आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो क्या देखने को मिलता है बेटा? लोअर ऑक्सीडेशन नंबर की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर की टेंडेंसी डिक्रीज होती जाती है। उसका रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर में NS के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं बेटा? रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और अगर हम बात करें +3 ऑक्सीडेशन नंबर टेंडेंसी, +3 ऑक्सीडेशन नंबर टेंडेंसी, बताओ भाई, टॉप टू बॉटम जाओगे, +3 ऑक्सीडेशन नंबर की टेंडेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? +3 ऑक्सीडेशन नंबर की टेंडेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो आपके दिमाग में आएगा लोअर ऑक्सीडेशन नंबर की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, और आपको देखने को भी मिल रहा होगा बेटा यहाँ +3 है ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रहा है +3 की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो +3 की ऑक्सीडेशन नंबर की टेंडेंसी यहाँ क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर का क्या रोल होता है। बेटा रफ कर दूं इसे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। अब इस ऑक्सीडेशन नंबर पर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इनका यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, एक्चुअल में इससे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग करेक्ट। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है? आपको ये सब चीज पता है बेटा, आप फिर बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हो, क्लास 9th 10th में ये सब चीज आपने पढ़ी बेटा। लेकिन एक बार मैं आपको और आइडिया देता हूं जिसकी वजह से आप इजीली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को डिफरेंशिएट कर पाओगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है। ऑक्सीडेशन, सेकंड इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है भाई? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है भाई इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। डिक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट हो रहा है तो दीज आर कॉल्ड रिडक्शन। पहली कंडीशन समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब हम देखते हैं, देखो कोई स्पेसीज जो अपने ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट कर सकती है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोई भी स्पेसीज अपने ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट कर सकती है तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन हो रहा है।
ये चीज आपको क्लियर है। जैसे मैं बात करूं आयरन Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 में चला गया, इसका मतलब यह आयरन का क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया। या फिर एक हम ये लिख सकते हैं Fe+3 कहाँ चला जा चुका बेटा, Fe+2 में जा चुका है, इसका मतलब पहले ऑक्सीडेशन नंबर +3 था, अब ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो चुका है, इसका मतलब इसके ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट आ चुका है, और ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट आने का मतलब इट इज अ रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको हम ऑक्सीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेंट। नेक्स्ट होता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसे हम रिडक्टेंट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, रिडक्टेंट। अब हम समझते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट होने का मतलब पता होगा बेटा, एक्चुअल में अगर मैं आपसे बात करूं LIC एजेंट, आपने देखा होगा LIC के बीमा करने वालों को क्या कहते हैं बेटा, LIC का एजेंट कहते हैं, क्योंकि हर एक घर में बेटा LIC का बीमा तो होता ही होता है किसी न किसी का। तो LIC के एजेंट का क्या मतलब है, ऐसा व्यक्ति जो औरों का क्या करे बेटा, LIC का बीमा करता है, यही तो मतलब है। ऐसे ही हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, औरों का ऑक्सीडेशन करे। बात समझ में आ रही है ना बेटा। तो हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइज्ड अदर, यानी कि ऐसा कंपाउंड जो क्या करे, बाकी को ऑक्सीडाइज करे, ऑक्सीडाइज्ड अदर, एंड खुद का क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए, एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस, और खुद का क्या हो जाए बेटा, रिडक्शन हो जाए। बात समझ में आ गई बेटा। अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, तो रिड्यूसिंग एजेंट हम समझने की कोशिश करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो औरों का क्या करे बेटा, रिडक्शन, और खुद का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट नाम से ही पता पड़ रहा होगा बेटा, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा एजेंट जो बाकी का क्या करे, रिडक्शन करे। तो रिड्यूस्ड अदर एंड itself get ऑक्सीडाइज्ड, खुद का क्या हो जाए बेटा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। इस चीज आपको बात समझ में आ गई बेटा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आओ अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अब हम बात करेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्वेश्चन से हम उन्हें डील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको रफ करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, Sb+3 और Bi+3, बात समझना आप, Sb+3 और Bi+3 में हम पूछ रहे हैं इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। सब कुछ आने वाला है बेटा आप सिलेबस में, ठीक है, सब कुछ इस तरह क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो आपको समझना है। Sb+3 और Bi+3 में से कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर आपको डायरेक्ट ये ना देख के, Sb+3 ना देख के आपको दे सकता है SbCl3 और BiCl3 में से कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। बात समझ में आ रही है बेटा। तो आपको तो कुछ सिंपल पता होना चाहिए, यहाँ Sb पर चार्ज क्या होगा भाई, SbCl3 में Sb पर तो +3 चार्ज आएगा, यहाँ Bi पर क्या चार्ज आएगा बेटा, +3 ही आएगा। तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, यहाँ पर Sb का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, यहाँ पर Bi का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। अब बात हो रही बेटा कौन सा बेटर क्या होगा बेटा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। बेटर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइज्ड अदर। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइज्ड अदर एंड इट सेल्फ रिड्यूस, यही तो मतलब है बेटा, इट सेल्फ रिड्यूस। जैसे यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा अपना, सॉरी मेरा दिमाग, हाँ सही है भाई, खुद का क्या हो जाए बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाए,
एक मिनट भी, थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है बेटा, भावनाओं को समझा करो, ठीक है, एक्चुअल में वो जल्दी जल्दी मिस्टेक हो जाती है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है बेटा, रिड्यूस्ड अदर, जो अदर दूसरों को क्या करे बेटा, रिड्यूस करे, एंड इट सेल्फ ऑक्सीडाइज, खुद का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, यही तो मतलब है। अभी बात समझ में आ रही है। यहाँ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जो अपने ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट कर सकता है, यानी कि इटसेल्फ जो ऑक्सीडाइज बेटर होगा। अगर हम बात करें Sb+3 को अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना है तो ये Sb+5 में कन्वर्ट होगा, और अगर Bi+3 को अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना है, यानी कि Sb को अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना है तो खुद का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। खुद का ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या होता है भाई, खुद का ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या होता है, Sb+3 से +5 में चला जाएगा। अगर Bi+3 को रिडक्शन करना है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट होना है, तो ये कहाँ के में कन्वर्ट होगा, Bi+5 में। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा, देखो कंडीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जो खुद को बेटर ऑक्सीडाइज कर सके, ये तो मतलब है खुद का ऑक्सीडेशन हो सके। अगर इसका ऑक्सीडेशन कब होगा, जब Sb एंटीमनी +3 स्टेट से +5 में चला जाएगा, और जब Bi+3 से +5 में चला जाएगा। अब आपको देखना है इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो आपको पता होगा बेटा सीरीज याद है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी वाली। आपको पता है जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो, हायर ऑक्सीडेशन नंबर की टेंडेंसी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। और Bi तो +3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Bi की +3 फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, और एंटीमनी की +5 फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। इसका मतलब इसमें एग्जिस्ट कौन करेगा बेटा, Sb तो +5 में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन Bi+5 में एग्जिस्ट नहीं करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से Bi क्या होता है, +3 में ज्यादा एग्जिस्ट करता है, और Sb +5 में ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम बात कर सकते हैं, सो Sb+5 क्या होगा बेटा, एग्जिस्ट करेगा। तो Sb+5 इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, Sb+5 ज्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या कर सकता है, ये जो एंटीमनी है वो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा सकता है, लेकिन Bi+5 में एग्जिस्ट ही नहीं करता बेटा। उसकी जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है बेटा, पुअर होती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अगर इसकी टेंडेंसी पुअर है तो यहाँ पर Sb+3 कहूंगा बेटा, Sb+3 तो Sb+5 में जाएगा, एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी बेटा। देखो एक ट्रिक याद रखो भाई, एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। क्वेश्चन आता है आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्पेसीज, यानी कि जो स्पेसीज ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट कर सकती है। सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है ऐसी स्पेसीज जो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट कर सके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऐसी स्पेसीज जो अपने ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट कर सके, ये याद रखो बेटा। देखो रिड्यूसिंग एजेंट आदि दिमाग में आएगा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट कौन कर सकता है, आपको पता है Sb+5 में जाएगा, Bi+5 में जाएगा, तो इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, Sb ज्यादा स्टेबल होगा। तो Sb ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आपको इस तरह से याद रखना है, कौन अपने ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट कर सकता है, तो वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जो स्पेसीज अपने ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट कर सके। एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगर मैं बात करूं BiCl3 और BiCl5, आउट ऑफ दिस विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल। मैं पूछ रहा हूं बेटा इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, बताओ बेटा। Bi+3 दे दिया है, BiCl5 दे दिया है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपके दिमाग में आएगा BiCl3 में, इसका मतलब Bi पर चार्ज क्या है, +3 है,
BiCl5 में Bi पर चार्ज क्या होता है बेटा, +5 होता है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से Bi की +3 फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। सो BiCl3 इज मोस्ट स्टेबल, इज मोर स्टेबल देन BiCl5 due to inert pair effect, due to IPE, that is inert pair effect। inert pair effect की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आ जाता है बेटा, डिक्रीजमेंट आ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे, और कई बार यानी प्रीवियस ईयर में कई इस तरह के क्वेश्चन आसानी से बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं।